बीएससी में पढ़ने वाला एक लड़का कभी कभी अपनी क्लास से अचानक से गायब हो जाता है। उसकी ये हरकत देखकर जो उसकी क्लास के प्रोफेसर होते हैं वो भी पूछते हैं कि ये आखिर कहाँ गया। उस लड़के का नाम समीर होता है और प्रोफेसर इसलिए उस पर ध्यान देते हैं क्योंकि वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। साथ में उसकी एक बहुत ही करीबी यानी बेस्ट फ्रेंड होती है, वो भी बहुत परेशान होती है और फिर वो पूछती है कि समीर ऐसे क्या हुआ है कि तुम अचानक अपना क्लास छोड़कर गायब हो जाते हो, क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ। पहले वो चुप रहता है, कुछ नहीं बताता। जब उसकी बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने पर यानी बहुत ही ज्यादा पूछने पर वो बताता है, अपनी चुप्पी तोड़ता है, तो वो कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर सिर्फ कॉलेज ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही हिल जाता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या कोई अपनी हदों को इस तरह भी पार कर सकता है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूं जुड़ की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिला जिसका नाम है शामली। उसी का एक थाना लगता है कोतवाली नगर। कोतवाली नगर का ही एक मोहल्ला है दयानंद नगर। दयानंद नगर में 7 अप्रैल 2018 लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजे थे कि एक व्यक्ति जा रहा था। वहां पर उसको एक व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ मिला। वो व्यक्ति पूरी तरह से घायल था, यानी अपनी अंतिम सांसें वो गिन रहा था और ऐसा लग रहा था किसी ने उसको गोली मारी है। तभी वो व्यक्ति जो कि उस घायल व्यक्ति को देखता है, वो फौरन ही पुलिस को 112 नंबर पे कॉल करता है और वारदात की जानकारी देता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है, लेकिन जब तक वो व्यक्ति मर चुका होता है, जो कि उस समय तड़प रहा था जबकि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। पुलिसकर्मी उसकी तलाशी लेते हैं, तब जेब में जो उसके आइडेंटिटी कार्ड निकलते हैं उससे पता चलता है कि ये यहाँ से लगभग 100 कदम की दूरी पर ही रहता है और इसका नाम राकेश रोहेला है। राकेश रोहेला के घर वालों को ये जानकारी दी जाती है तो वो लोग भागे भागे चले आते हैं और उनकी बेटी, पत्नी और बेटा सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और यही कहते हैं कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, हमारे पिता को किसने मारा, हम कहती है मेरे पति को किसने मारा, और उनका बुरा हाल होता है रोते रोते। जो आसपास के मोहल्ले वाले होते हैं वो भी जमा हो जाते हैं और वो हंगामा करने लगते हैं, यहाँ तक कि पुलिस को वो लाश भी कस्टडी में नहीं लेने देते। लेकिन पुलिस की बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर वो लाश पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है, जहां पर पता चलता है कि करीब से गोली लगने की वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जब इस व्यक्ति की छानबीन की जाती है तब पता चलता है ये दिल्ली शादरा में इंस्टीट्यूट है, उसकी लैब में काम करता था और ये सुबह 10 बजे जाता था, रात को 7 बजे आता था। ट्रेन से ही ये आया जाया करता था। रेलवे स्टेशन से इसके घर की जो दूरी थी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की थी, जहां ये पैदल जाता था। अब पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था क्योंकि जो शामली के रहने वाले थे वो बहुत ही ज्यादा पुलिस पर दबाव डाल रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि मरने वाले व्यक्ति को इंसाफ दिया जाए। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, वो पूरी तरह से अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लग पा रहा था कि ये व्यक्ति एक कमेटी डालता था। कमेटी यानी एक 20 लोगों का ग्रुप होता है जिसमें सभी लोग महीने पर पैसे जमा करते हैं, जिसको जरूरत होती है वो पहले पैसे ले लेता है और बाकी लोग जमा करते रहते हैं। इस तरह से वो कमेटी रहती है। तब जो कमेटी के 20 मेंबर थे उन सबों से भी पूछताछ की गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमेटी में ही कुछ प्रॉब्लम इसको फेस आई हो जिसके चलते इसकी मौत हुई हो, लेकिन वहां से भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस की तफ्तीश 7 अप्रैल से करते करते 12 अप्रैल आ जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। सीसीटीवी कैमरास भी चेक की जाते हैं, सर्विस लेंस पे कॉल्स भी डाली जाती हैं। व्यक्ति के साथ कोई लूटपाट हुई थी, उसका वॉलेट भी उसकी जेब में था, जो वो ज्वेलरी पहना हुआ था, गोल्ड की फिंगर रिंग और चेन, वो भी उसके पास ही थी। यानी ये लूटपाट का कहीं से भी मामला नहीं लग रहा था। कोई दुश्मनी भी उसकी किसी के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। अब आखिर ऐसे व्यक्ति को जिससे का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कर्ज उधार नहीं है, उसको कोई क्यों और कैसे मार सकता है? पुलिस का नहीं, ये बड़ा सवाल था। जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है और एक और नए पुलिस ऑफिसर आते हैं, इंस्पेक्टर, जिनका नाम होता है जितेंद्र कार्ला को ये केस सौंपा जाता है और वो दोबारा से एक बार इस केस की जांच शुरू करते एक नए सिरे से। हर एक चीज को बारीकी से खंगाला जाता है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज ऐसा मिलता है जिसमें ये व्यक्ति ट्रेन से उतरने के बाद ये पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी बाइक पर
2 व्यक्ति वहां पर खड़े हुए थे जो इस पर निगाह रख रहे थे। तब पुलिस ने वो फुटेज निकाली। फुटेज निकालने के बाद उसके आगे एक चाय का स्टॉल था, सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस वहां पर जाती है, उनसे पूछती है क्या तुम्हारे पास ये राकेश रोहेला आया था? तो वो बोलते हैं कि हाँ मेरे पास आया था, कुछ सामान उसको लेना था और वो लेकर चला गया था। फिर वो जो व्यक्ति बाइक पे बैठे होते हैं उनकी तस्वीर दिखाती है पुलिस और बोलती है तुम इनको जानते हो? तब वो बोलता है कि ये जो पीछे बैठा हुआ है ये व्यक्ति विशाल है। विशाल कोई और नहीं, इस राकेश रोहेला का बेटा है। ये सुनकर पुलिस को बहुत ताज्जुब होता है कि ये आखिर वहां पर क्यों बैठा था। तब पुलिस विशाल को पूछताछ के लिए बुलाती है। तब विशाल बोलता है कि मुझे तो मम्मी ने दूध लेने के लिए भेजा था, मैं वहां पर सिर्फ दूध लेने के लिए गया था और मैंने पिताजी को अपने वहां पर देखा भी नहीं था कि वो वहां से निकल रहे हैं। हाँ, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ है ये समीर है और ये समीर मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है जो उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। अब पुलिस के पास एक नाम आया था समीर, तो पुलिस समीर को उठाती है। समीर बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। समीर से पूछताछ की जाती है सख्ती से। तब समीर बताता है कि उसको मैंने नहीं मारा है, उसको किराए के जो शूटर हैं उन्होंने मारा है, लेकिन मैंने नहीं मारा, इनको इनकी बेटी काव्या ने मरवाया है। ये जब सुनते हैं तो पुलिस भी बहुत हैरत में हो जाती है कि अपनी बेटी अपने बाप को क्यों मरवा सकती है, आखिर ऐसा क्या हुआ था। लेकिन पुलिस समीर के साथ एक और व्यक्ति उसका कजिन था जिसका नाम था शादाब, वो भी उसके साथ ही मौका वारदात पे था, तो उसको भी उठाया जाता है और इसके बाद काव्या को बुलाया जाता है। काव्या को जब बुलाया जाता है वो कुछ नहीं बोलती। जब पुलिस उस पर सख्ती करती है, अपने तरीके से उगलवाती है, तब काव्या तोते के रंग सब कुछ उगल देती है। वो बताती है कि समीर और काव्या ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और उनका प्यार कुछ हद से आगे ही बढ़ गया था। उनको जब भी मौका मिलता था वो होटल में जाते थे, बाहर रेस्टोरेंट में जाते थे। एक दिन ये काव्या और समीर ओयो जो होटल होता है वहां से निकल रहे थे, तभी इनके पिता ने इनको ओयो होटल से निकलते हुए देख लिया और देखने के बाद इन्होंने समीर के 2-3 थप्पड़ मारे और काव्या से कहा कि आइंदा मैं इस लड़के के साथ तुम्हें नहीं देखूं। साथ ही समीर को भी वार्निंग दी गई कि आगे अगर तुम मेरी बेटी के साथ दिखे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, जिस पे काव्या बहुत ज्यादा नाराज हुई। इसके बाद 2 दिन के बाद इसके बाद पिता घर में किसी से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन एक बार वो अपनी ड्यूटी से जल्दी लौट आते हैं। जल्दी लौट आने के बाद वो जब घर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि समीर उनके घर से निकल रहा है और घर में उनकी बेटी नहीं, उनकी पत्नी कृष्णा थी। और कृष्णा की स्थिति को देखकर वो समझ जाते हैं कि समीर का उनकी पत्नी के साथ भी अफेयर है, नाजायज संबंध है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, अपनी पत्नी से मार पिटाई करते हैं और उनकी मार पिटाई करने पर पत्नी भी उनके खिलाफ हो जाती है। अब जो काव्या थी, काव्या क्योंकि समीर और काव्या के बीच नाजायज संबंध भी थे, उनका प्यार कुछ हद से ज्यादा ही था, इसलिए वो मिलना चाहते हैं, लेकिन बाप का भी डर था कि उन्हें वार्निंग दे रखी है, वो फिर से देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी काव्या प्लान बनाती है अपने पिता को मारने का। वो बोलती है कि पापा हमारे रास्ते का कांटा बन रहा है, इनको हटाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये जो समीर है ये उसके साथ साथ उसकी माँ से भी नाजायज संबंध है। इस बात से बेटी भी बेखबर थी और माँ भी बेखबर थी। फिर एक बार जब ये अपने घर आती है तब इसको पता चलता है कि इसका माँ से भी समीर के अफेयर है, और माँ होती है उसको पता चलता है कि मेरी बेटी से भी इसके संबंध है। लेकिन उसके बाद भी इन दोनों को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ अपनी हवस मिटानी होती है। वो दोनों प्लान बनाती हैं अपने पति अपने पिता को मारने का। समीर को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि तुम्हें हमारे पिता हमारे पति को मारना है। समीर बोलता है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया है, मेरे घर में भी ऐसा किसी कभी कुछ नहीं किया, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूँ जो पैसे लेकर ये काम कर सकते हैं। शादाब भी उसके साथ जो समीर का कजिन होता है शामिल रहता है और 2 किराए के शूटर बुलाए जाते हैं। वो बोलते हैं कि 5 लाख रुपया वो लेंगे राकेश रोहेला को मारने के लिए। तब काव्या बोलती है कि नहीं तुम पैसे ज्यादा मांग रहे हो। वो लोग बोलते हैं हमें गन भी लानी होती है, हमें इसके लिए काफी इंतजाम करना पड़ते हैं। तब काव्या घर के अंदर जाती है, अपना राइफल देती है और बोलती है लो ये रही गोलियां, ये रहा राइफल, तुम इससे मारकर ये हमें वापस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम तुम्हें 4 लाख देंगे। 2 लाख रहे एडवांस, 2 लाख काम होने के बाद। यहाँ पर एक बेटी अपने ही बाप की सुपारी दे रही थी, उसको जरा सा भी एहसास नहीं था कि वो
आखिर उसी बाप को माने जा रही है जिसने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। शूटर चले जाते हैं और समीर और जो उसका कज़न होता है शादाब, ये दोनों बाइक पर इसलिए होते हैं ताकि ये इशारा दे सकें कि ये व्यक्ति है जिसको मारना है। वहाँ पर विशाल बाय इत्तेफाक ही गया था, उसको इन लोगों की प्लानिंग के बारे में नहीं पता था, ना ही उसने अपने पिता को देखा था। वो वहाँ से दूध लेकर ही लौट आता है, लेकिन ये दोनों इशारा देते हैं और उसके बाद जो राकेश रोहेला होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है प्लानिंग के तहत। जब विशाल को ये सब बात पता चलती है तो वो रो रो के चीखें मारकर बोलता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि विशाल बताता है कि एक बार जब वो कॉलेज से घर आया तब उसने अपनी माँ को समीर के साथ देखा और उसको भी देखकर कुछ अजीब लगा। उसने अपनी माँ से कहा तो माँ ने उसको ही डांट दिया और बोली तुम जानते नहीं हो ये तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तब विशाल ने इसे इग्नोर कर दिया और किसी से कुछ नहीं कहा। अब विशाल को इसी बात का अफसोस था, शायद मैं अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं करता, इस चीज़ की भनक मुझे अगर पड़ गई थी तो मैं पहले ही अपने पिता को बता सकता था या कुछ इस पे ठोस कदम उठा सकता था। अपनी माँ और बहन की वजह से विशाल ने अपने बाप को खो दिया। वो एक नाजायज रिश्ते की वजह से एक जिंदगी तो खत्म हुई, साथ ही कई जिंदगियां तबाह और बर्बाद भी हो गई। समीर का कजिन शादाब, काव्या की माँ कृष्णा, इन चारों को ही हिरासत में ले लिया गया और उन पर चार्जशीट बनाई गई है और सख्त से सख्त उनको सजा सुनाई जाने की अपील की गई है। फिर हाजिर होंगे जुर्म की एक और नई सच्ची घटना को लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।